है। नंबर 1 सूचना यह है साथियों, आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर मोस्ट अवेटेड क्लास जो आप लोगों को चाहिए थी, फ्री क्लास, वो फ्री क्लास मेरी आ रही है आज शाम 6 बजे। आज शाम 6 बजे आप लोगों को मेरी क्लास मिलने वाली है आपके अनअकैडमी पर, जो कि फ्री क्लास होने वाली है, तो आप इसे अटेंड करना ना भूलें। इसमें मैं आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं विद क्वेश्चंस। यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिस्कशन किया जाएगा विद क्वेश्चंस, तो आपका स्वागत है। आप इसमें पहुंचे, कहां पर आप इसे पाएंगे, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसका लिंक शेयर कर दिया है, तो आप जाकर के उस लिंक पे आप एक्टिवेट कर लीजिएगा, लिंक पर पहुंच जाइएगा, आप मेरी क्लास में सीधे अटेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां पर विद क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको ये फ्री क्लास आज लेकर के आ रहा हूं। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अभी, यानी अभी से मतलब हुआ कि थोड़ी देर बाद 1:45 पर आप ही के चैनल पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आ रहा हूं, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है टाइटल के अंदर, राम तेरी गंगा मैली हो गई कोरोना के कारण, वो मैली ना होकर के साफ हो गई है। और उन चीजों को हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करेंगे 1:45 पर, तो इसे देखना ना भूलें। नंबर 3, आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी डिटेल में पढ़ना चाहता है, यदि जीरो से तैयारी कर रहा है एसएससी एग्जाम्स की, तो ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इस समय आप लोगों के पास प्रॉपर समय बचा है नेक्स्ट ईयर सीजीएल एग्जाम्स को देने का। डिटेल में बैठ करके पढ़िए। बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी इस सेशन को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको अंत में बता दूंगा किस प्रकार से आपको ये सेशन ज्वाइन करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी डे 1 से पढ़ा रहा हूं, कल से ये सेशन शुरू हो चुका है। रेफरल कोड अंकित 10 लेकर के एसएससी सेक्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हो गई आपके सामने इंफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल हम लोग लेकर के आए हैं, देखते हैं क्या है आपके सामने पहला सवाल। साथियों, नंबर 1 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक ऐसा है जिसका उपयोग, रासायनिक यौगिक का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। देखिए, हम लोगों ने अब तक ये बिजली की आग को बुझाता है, तो बिजली की आग यानी कि ऐसी आग जो कि किसकी वजह से लगी हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी हो। इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए मेरे प्यारे साथियों जो उपयोग में लिया जाता है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए, अगर आग सिंपल वाली यानी स्पार्किंग वाली लगी हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज किया जाता है, और अगर किसी खाद्य पदार्थ में या किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आग लगी हो तो मेरे प्यारे साथियों CO2 को यूज किया जाता है। कल मैंने आप लोगों को यह बात बता दी थी। हाँ बिल्कुल, डेली करा देंगे मुनेश जी, ये डेली क्लास करा देंगे, है ना। हाँ अरे यार, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, ये मैं आपको बता दूंगा बेटा, है ना। रोहित रंजन मोस्ट वेलकम बेटा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईंधन जलाने में सहायक कौन सी गैस होती है। तो कल मैंने आपको इसी कारण से ये चीज पढ़ाई थी। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। कल मैंने आपको बताया था आग को जलाने में जो आवश्यक चीज है वो कौन सी है, O2 है। आग को बुझाने में कौन सी चीज जरूरी है, तो CO2 है। लेकिन आग अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण लगी हो तो CCl4 है। क्यों CCl4 यूज किया जाता है, क्योंकि CCl4 लीस्ट रिएक्टिव होता है। लीस्ट रिएक्टिव होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि CCl4 का उपयोग हम लोग जो है वो कूलिंग के अंदर भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये अतिरिक्त रूप से आप लोगों को बात पता होनी चाहिए। हाँ सुनील बारिक, आज मैं डाल दूंगा बेटा, कल वाली भी डाल दूंगा। आज मैं PDF में डालना भूल गया था, आज मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप क्या है अपना, ये देख लीजिएगा, GK बाय अंकित अवस्थी सर है ना। इसमें 91,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप इसको ढूंढने में दिक्कत नहीं करेंगे, आराम से मिल जाएगा ये। इस पर आज मैं शेयर कर दूंगा, मैं कल भूल गया था इसलिए नहीं डाल पाया, सॉरी यार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूने के पानी द्वारा वायु के किस अवयव की पहचान की जाती है। अब ध्यान से देखिए कि पानी के अंदर कौन सा कंटेंट उपस्थित है, इस बात का कैसे पता लगाया जाता है चूने के पानी के अंदर। तो सबसे पहला सवाल बनता है चूने का पानी होता क्या है। तो देखिए साथियों, CaO जो है इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। बेटा CCl4 है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अंकुश CCl4 बता दिया था मैंने, है ना। राहुल मंडल, हाँ बेटा आंसर बताते जाइए जल्दी जल्दी। कल वाला PDF डाल दूंगा, रोशन आज डाल दूंगा भाई, ठीक है। सुनिए ध्यान से, तो बुझा हुआ चूना जो होता है ये कहलाता है CaO। अगर इस पर पानी डाल दोगे तो भाई बुझे हुए चूने पर पानी डाल दोगे तो ये बन करके आएगा CaOH का होल ट्वाइस। सॉरी बुझा हुआ नहीं, ये बिना बुझा चूना है, माफी चाह रहा हूं, ये बिना बुझा है। पानी डालने पे तो बुझता है ना चीजें, तो ये कहलाता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। अच्छा, बुझा हुआ चूना जब बना CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ अगर CO2 की रिएक्शन कराते हो तो बन के आता है कैल्शियम कार्बोनेट।
और मेरे प्यारे मित्रों कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनता है? सफेद प्रेसिपिटेट बनता है, और सफेद प्रेसिपिटेट आसानी से पहचान में आ जाता है। तो ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पहचान में आ जाता है। तो किसको पहचाना इसने? कार्बन डाइऑक्साइड को इसने पहचान लिया। बिल्कुल नीतेश, प्रियानंदन, पूजा, सुरेश, दीप, सुषमा, बबली, दीक्षा, अर्णव, कौशल, मधु, अशोक कुमार, सभी के आंसर एकदम सही हैं। नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने अलार्म लगा लो कि सर की 12 बजे क्लास आती है ना, तो उससे भी काम बन जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न किस चीज से होती है ना? कठोरता जो है वो उत्पन्न क्यों होती है? अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता हूं अस्थायी कठोरता या स्थायी कठोरता होती क्या है। साथियों, हार्डनेस का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूं। समटाइम्स क्या होता है साथियों कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कई जगह आप पानी को इस तरह से पाते हैं कि आपने पानी में अगर साबुन का उपयोग किया तो साबुन की वजह से पानी मतलब पानी में जो है वो साबुन अप्लाई नहीं हो पाता है बॉडी के ऊपर, झाग नहीं बनते हैं प्रॉपर वाले। तो ऐसा पानी जिसमें झाग ना बने वो आपका हार्ड पानी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो हार्ड पानी में डिटर्जेंट का उपयोग कर लिया जाता है, साबुन का नहीं किया जाता। ये जो हार्डनेस है, ये हार्डनेस दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी का मतलब समझ रहे हैं, कुछ समय की हार्डनेस। और एक होती है साथियों परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के अंदर अंतर है। क्या अंतर है मेरे प्यारे साथियों? जब हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात करते हैं तो ये आती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटी के कारण। किसके कारण आती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटी के कारण आती है। लेकिन जब हम परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों ये आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, सल्फेट के कारण, इन चीजों की अशुद्धि के कारण और नाइट्रेट की अशुद्धि के कारण जो है आपकी परमानेंट जो है इंप्योरिटी निकल करके आती है। लिख रहे हैं आलोक जी, टेस्ट दोनों लैंग्वेज में? हाँ, दोनों में ले लेंगे, लेकिन भाई क्वेश्चन खुद ही टाइप करना पड़ता है, इतना जगह और स्पेस नहीं होता है टेस्टिंग में, इस कारण से हम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ भाई, ये तो हो गया कठोरता उत्पन्न कैसे होती है। अच्छा, एक बात और बताते हैं, अगर कोई पूछे कि इस इंप्योरिटी को दूर कैसे करना है, यानी टेम्परेरी जो हार्डनेस है इसको दूर कैसे करना है, तो आप क्या करिएगा कि इसको गर्म कर दीजिएगा। किसको? जो आपका अस्थायी कठोरता है, अगर वो बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटी है तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा, और ये बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये नीचे बैठ जाएगा तली में, और साथ में आपको दे जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अस्थायी जो वो है इंप्योरिटी है, तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अस्थायी इंप्योरिटी को यानी कि टेम्परेरी जो हार्डनेस है इस कठोरता को दूर कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? गर्म करके आप इसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए, तो इसका आंसर क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो गया CaHCO3। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गर्म करके इसको दूर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर लिंक कैसे करेंगे आपका चैनल? लिंक नहीं करना है आपको, बस ढूंढना है, ढूंढते ही वहां पर ऑप्शन दिखाई देगा ज्वाइन का, आप उसे बस ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें और कुछ करना नहीं होता है बेटा, है आप उसको ढूंढिएगा, आप टेलीग्राम पर ढूंढिए और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, जल की स्थायी कठोरता दूर कैसे की जा सकती है? मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सभी के लिए अनअकैडमी पर फ्री क्लास स्पेशल सेशन के माध्यम से आज शाम को लेने जा रहा हूं 6 बजे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है जिसमें क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने वाला हूं, तो उस क्लास को अटेंड करना ना भूलें। आज शाम को 6 बजे कहां मिलेगी इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहां पर मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहां जाकर के आप उसे ढूंढ लीजिएगा। हाँ जी, जल की, और टेलीग्राम क्या है? GK बाई अंकित अवस्थी सर। तो मैंने यहां पर आपको टेलीग्राम के अंदर लिंक डाल दिया है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जाके ढूंढ लीजिएगा। जल की स्थायी कठोरता दूर कैसे की जाती है? तो मैंने अब आपको बता दिया स्थायी कठोरता आती क्यों है, मैंने आपको बता दिया ये स्थायी कठोरता आती क्यों है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभियान क्या बताया आपको? बताया था कि भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम के अंदर अगर क्लोराइड की, अगर नाइट्रेट की, अगर सल्फेट की इंप्योरिटी आएगी तो इसके कारण जो है वो परमानेंट हार्डनेस आती है। इसको दूर करने के लिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर चूना मिलाया जाता है। अब चूना मिलाया जाता है ये तो एक ऑप्शन है, इसके अलावा साथियों इसको वॉशिंग सोडा
यानी कि Na2CO3 यानी डिटर्जेंट जो आप यूज करते हैं उससे भी आप इसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया वॉशिंग सोडा जिसे आप यूज करते हैं, उसके माध्यम से भी आप इसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने बाई लाइन जो है इसे दूर किया जा सकता है। कई लोगों के दिमाग में आएगा फिर कि ये खाने का सोडा क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इससे दूर नहीं होता है, दूर किससे होता है, लाइम से। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग से भी आप इसे दूर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने लाइम डाला तो लाइम क्या करेगा कि यहां पर वो कार्बोनेट लेकर के आएगा, कार्बोनेट का निर्माण करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट कर देगा। अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, आप चाहते हैं कि इसका प्रेसिपिटेशन हो जाए, यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, हाँ भाई बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी लोगों के आंसर आते हैं। मधु वर्मा, अमित कुमार, अनिरुद्ध, निरुपम दास, गोविंद कुमार, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। अपने इस सेशन को ना, हाँ चूना लगाया जाता है, नीतीश भी एकदम सही कह रहे हैं कि चूना लगाने से काम हो जाता है ना। आयुष पूछ रहे हैं कितना पे करना होगा, भाई फ्री क्लास फ्री होती है, फ्री में कोई पे नहीं करना होता है। ठीक है, फ्री क्लास एकदम फ्री है, आराम से पढ़िएगा उसको। चलिएगा, नेक्स्ट है निम्न में से उस गैस का नाम बताइए जो मृदु पेय के अंदर झंझनाहट पैदा करती है। आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर वो जो आती है ना, बड़े बड़ी लंबी लंबी डकारें खींचते हैं आप, वो किसके कारण आती है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। जिस झंझनाहट के कारण आपका एकदम माइंड सन हो जाता है, आपको लगता है भाई साहब अपने शरीर में, कई लोगों के तो मन में गलत धारणा क्या होती है कि वो कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से उनके पेट में बनी गैस बाहर निकल जाएगी, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस घोल के आपके पेट में डाली जा रही है। आपका माइंड से खेला जा रहा है, मतलब आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड डाली गई, वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, आपको लगा कि गैस दूर हो गई है, जबकि आपने ही पहले गैस पी थी, वही गैस आपने वापस बाहर निकाल दी है। तो वो जो डकारे मारते हो ना, वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपने पी थी। ठीक है ना, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है एरेटेड गैस, इसी को आप कहते हैं जिसे आप लोग मतलब गैस के माध्यम से बाहर निकालते हैं। हाँ भाई, अच्छा कई लोगों के साथ एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी हो जाती है तो उस समय वो एलुजोल की गोली खाते हैं, एल्यूजेल। ये गोली सब जगह मिल जाती है एसिडिटी की। तो एसिडिटी की ये गोली जो है, ये आफ्टर ऑल सवाल बन रहा है कि इस गोली में ऐसा क्या होता है कि एसिडिटी दूर हो जाती है। अच्छा, मैं क्या है कि जब मैं आपके रेलवे वाले सेक्शन में वो पढ़ा रहा था, प्लस कोर्स पढ़ा रहा था, तब बच्चों को बड़ा डाउट था कि सर ये गैस और एसिडिटी एक ही चीज होती है क्या। भाई साहब समझ लेना, ये दोनों अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। मतलब गैस और एसिडिटी एक नहीं है। गैस का मतलब है कि आपके शरीर में अनप्रयुक्त हवा है, अनप्रयुक्त हवा जिसको कि वायु के एक्सचेंज से यानी एक्सचेंज ऑफ एयर के माध्यम से बाहर निकल जाना चाहिए था, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ये बाहर नहीं निकल पाती तो ये तो हो गई गैस। एसिडिटी क्या है, आपके अम्ल का निर्माण हो जाना। अम्ल का निर्माण कैसे होता है, आपको याद होगा हमने पाचन तंत्र पढ़ा था, आपका मुख पढ़ा, आपकी ये ईसोफेगस पढ़ी, यहां पर आप लोगों ने आमाशय पढ़ा था। ये जो आमाशय होता है ना, इस आमाशय के अंदर आपको गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर उपस्थित क्या होता है, HCl उपस्थित होता है। यानी आमाशय के अंदर जो अम्लीय माध्यम है वो किसके कारण होता है, आपके HCl के कारण होता है। तो एसिडिटी असल में है क्या, असल में एसिडिटी क्या है, इस आमाशय के अंदर अतिरिक्त अम्ल का निर्माण हो जाना, ये एसिडिटी है। गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, और वो यहां नहीं बनती है, यहां तो आपका निर्माण ही नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप। अच्छा, तो अब बात बनती है कि सर ये जो अम्ल है, एसिडिटी है, ये बनती क्यों है। ये इसलिए बनती है क्योंकि जब भोजन आप ग्रहण करते हैं, कई बार आप भोजन में ऊंच नीच कर देते हैं, यानी कि जब भोजन करना चाहिए था तब नहीं किया। ऐसी स्थिति में शरीर को तो आदत पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर ने अपने आप से जठर रस का निकालना शुरू कर दिया, गैस्ट्रिक जूस को निकालना शुरू कर दिया। जब जठर रस का निकालना उसने शुरू किया तो आपके शरीर के अंदर अम्ल की मांग, डिमांड वो बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, लेकिन खाना नहीं आया अभी तक। जब आप लोगों से कहते हैं ना, कई लोग आपने सुना होगा कि अनियमित रूप से भोजन मत खाया करिए, अपना निर्धारित समय जब होता है उस समय भोजन करिए। कई बार जो लोग व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उनको पता होगा उनके अक्सर एसिडिटी रहती है।
क्यों भाई? उनकी एसिडिटी इसलिए रहती है क्योंकि उनको अनियमित समय पर भोजन करने की आदत हो चुकी होती है। आपका शरीर जो होता है वो तो एकदम नियमित रूप से चल रहा है। जैसे आप लोगों ने आजकल सुबह 6 बजे जगने का नियम लिया हुआ है, सुबह 6 से 7 वाले करंट के लिए आपकी नींद अब अपने आप खुल जाती है। लेकिन जरा सोच के देखो, आपको वो अपने आप नींद खुलती है, किसी दिन आप सोच के भी सोएंगे ना कि आज तो सोना है, जगना ही नहीं है, तो भी नींद आपकी ऑटोमेटिक 6 बजे खुल जाएगी। ये आपके शरीर के अंदर बॉडी क्लॉक बन जाती है। तो अम्लता के कारण जो होता है आपके शरीर में अल्सर हो जाते हैं। इस अल्सर से बचने के लिए, अम्लता से बचने के लिए आपके शरीर में क्षार डाल दिया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यही है वो एल्यूजेल की गोली, जो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बनी हुई है। और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है साथियों, इसकी वजह से क्या बनता है? आप लोगों के शरीर में क्षार का निर्माण होता है, और ये क्षार जो है ये अम्ल और क्षार को न्यूट्रल कर देता है। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आप लोगों ने अभी अभी में सीख ली है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड किस चीज के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कल भी मैंने आपको बताया था, कल मैंने तो इसका नाम बताया था, मैंने आपसे सवाल पूछा था कार्बोरेंडम क्या होता है। आज मैं बता रहा हूं इसका यूज क्या होता है। कार्बोरेंडम होता है सिलिकॉन कार्बाइड, और इसका यूज होता है कटिंग इन द प्रीशियस हार्ड मेटल। तो ऐसे हार्ड ऑब्जेक्ट जिनको काटना होता है उनके लिए सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये डायमंड जितना कठोर तो नहीं, लेकिन डायमंड से थोड़ा कम कठोर है। तो इसका उपयोग जो है वो बहुमूल्य वस्तु के निर्माण में और चीजों को काटने में किया जाता है। ठीक है, चलिए, बायोगैस निम्न में से किन चीजों का मिश्रण होती है? बायोगैस, बायोगैस के अंदर साथियों उपस्थित क्या क्या होता है मैं आप लोगों को एक एक करके बताना चाहूंगा। यहां पर उपस्थित होता है आपके CH4, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों यहां पर CH4 का जो परसेंटेज है वो 50 से 75% यहां पर CH4 उपस्थित होता है। नाइट्रोजन यहां 10% तक हो सकता है, हाइड्रोजन यहां पर 1% तक हो सकता है, और रिमेनिंग जो चीज होती है वहां पर वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, बायोगैस का निर्माण कहां होता है? मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि गांवों के अंदर जो गाय का गोबर होता है उसको डंप करने के लिए एक डिस्चार्जिंग पॉइंट बना दिया जाता है, वहां पर इसको डंप किया जाता है। जब ये डंप किया हुआ जो मतलब आपका एक्सक्रीटा है, ये जीवाणुओं की क्रिया से रिएक्ट करता है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसका उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में कर लिया जाता है। सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? हाँ भाई, हम जितने भी साथी लाइव हैं जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। मैं आपको बहुत कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाता हूं, तो कम से कम आपका भी इतना जिम्मेदारी बनता है कि लोगों को मोटिवेट रखें। हाँ भाई, सल्फर इज यूज्ड इन गन पावर फायरवर्क, बिल्कुल सही है। अब इसी के साथ याद कर लो, मैंने आपको कल परसों एक चीज और पढ़ाई थी। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, सल्फर है ना, ये इस स्थिति में मिलती है, S8 अवस्था में मिलती है। देखो कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जिसका नाम था दिया सलाई, मतलब माचिस की तीली, दिया सलाई जिसे आप मैच स्टिक कहते हैं, है ना। उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? P4। P4 कौन सा वाला? रेड P4। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बारूद के अंदर क्या चीज उपयोग में ली जाती है? तो सल्फर। सल्फर किस तरह से रहती है? S8। ये क्या है? अरे जैसे ऑक्सीजन O2 में रहती है, नाइट्रोजन N2 में रहती है, हीलियम अकेली रहती है, ऐसे सल्फर जो है वो 8 के साथ एक साथ रहती है, नंबर 1। दूसरा, सल्फर का उपयोग, गंधक का उपयोग जो है वो सल्फर का आपकी स्किन डिजीज दूर करने में भी किया जाता है, दूसरी बात भी सही है। नंबर 3, चीनी के उत्पादन में ईख के साथ रसों को विरंजित करने में सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल यूज कर लेना। ये सारे पॉइंट रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है साथियों, आप लोग जो चीनी देखते हैं ना, अपन जो यूज करते हैं, आपने कई बार देखा होता है सल्फर के उच्च प्रयोग के कारण कई बार चीनी के जो डब्बे आते हैं, चीनी जो आती है उस पर लिखा आता है सल्फर विहीन चीनी का उपयोग किया गया है। अर्थात मतलब क्या है? क्या होता है साथियों, अपन जब गन्ना स्पेलर में डालते हैं ना, गन्ना जब चीनी मिल में जाता है तो आपने देखा होगा कि गन्ना जो खाने का होता है उसमें कई बार अंदर से गन्ना लाल लाल भी होता है, लेकिन जब चीनी मिल में आप गन्ना भेजते हो तो उसमें जो कीड़ा लगा हुआ था गन्ने में, वो ऐसा थोड़ी है कि छांट छांट के चीनी मिल में डाला गया होगा, वो पूरा की पूरा गन्ना एक बार में डाल दिया गया। तो उस गन्ने की इंप्योरिटी को दूर करने के लिए यहां पर सल्फर का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि जो सल्फर वाली चीनी होती है ना, वो एकदम मतलब ब्राइट व्हाइट होती है। तो कई जगह आजकल ऐसा भी लिखा आता है कि यहां पर साथियों किसका उपयोग नहीं किया जाता है? सल्फर वाली चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं मेरे साथ, इनका नाम अवश्य लिखना होगा, ये है जितेंद्र कुमार। इन्होंने अपना जो दिमाग है ना, ये
खो दिया है, रेंट पर दे दिया है, ये कह रहे हैं आंसर तो दे दो। सोचो कितना दिमाग है इनके अंदर कि मैंने 3 कथन सत्य बता दिए, इसके बावजूद भी ये पूछ रहे हैं आंसर तो दे दो। ईश्वर इनकी रक्षा करे, रेलवे में इनकी भर्ती अगर हो गई तो रेलवे जो है वो टेंशन में चला जाएगा। तो भाई साहब आपसे पूछा गया था कि आंसर में कथन गलत कौन सा है, और जितेंद्र कुमार जो है वो हमसे कह रहे हैं कि सर आंसर तो दे दो, क्योंकि 3 तो मैं सही बता चुका, फिर भी इनको आंसर चाहिए। भगवान इनको थोड़ी बुद्धि बख्शे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, नाइट्रोजन वायुमंडल में कैसे छोड़ी जाती है मैं वो बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रक्रिया को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। कई लोग तो ऐसा होता है कि भाड़े का दिमाग लेके आते हैं क्लास के अंदर कि क्वेश्चन बता दो, आंसर बता दो, समझना नहीं है, अपन रट लेगा। क्योंकि ये सब रणछोड़दास हैं, वो है ना, वो हुआ करता था ना, क्या कहता है, अपन सब रट लेगा, वो 3 इडियट के अंदर था, ये वो हैं। क्योंकि इनको समझना नहीं है, क्योंकि ये रट रट करके सब पास कर लेंगे। बेटा बिना समझे ना पेपर में सब तैरती हुई नजर आएंगी चीजें। क्या तो पढ़ो मत, और टाइम बर्बाद कर रहे हो तो समझ के पढ़ो, ठीक है। चलिए, तो भाई साहब डीनाइट्रिफिकेशन, अब ये क्या होता है इधर देखिए। क्या होता है साथियों कि अपन को वायुमंडल से नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन है 78% अपने पास वायुमंडल में। 78% जो नाइट्रोजन होता है ना, उसको फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। जब फिक्सेसिंग बैक्टीरिया चाहिए होते हैं तो ये बैक्टीरिया, अब कई लोग कहेंगे अरे सर आंसर बताओ और आगे बढ़ो। अरे भाई आंसर तो बता दिया, बढ़ जाओ आगे, लेकिन एक आध चीजें और सीख लो। एक सवाल के साथ 5 चीजें और सीख लोगे, बहुत कम मौका मिलता है ये, है ना। तो समझने पे फोकस करो। अमोनिया बना नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया ने। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो था उसने इस अमोनिया को NO2 में कन्वर्ट किया और NO3 में कन्वर्ट किया। ये बना हुआ NO3 जो है ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के माध्यम से वापस N2 में बदल गया। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन था उसका फिक्स होना नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और इसका निकल जाना वापस से डीनाइट्रिफिकेशन है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा गया था। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात भी अब अतिरिक्त रूप से समझ में आ गई होगी। चलिए, सवाल पूछा गया है हैलोजन तत्व कौन से होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर हैलोजन तत्वों की जब बात की जाती है तो याद रखिएगा ग्रुप 17 के जो तत्व हैं ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टिनियम जो है ये आते हैं, ठीक है ना। ये आपको एकदम इंफॉर्मेटिव सवाल है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? याद करो, देखो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अपन से पूछा गया था अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है। फिर पूछा गया कि अर्थ की सरफेस के अंदर मतलब कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसे ही अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व क्या पाया जाता है। अब देखना, मतलब कुछ विद्यार्थी जितेंद्र कुमार टाइप के विद्यार्थी मुझसे आंसर पूछेंगे और मैं आंसर नहीं बताऊंगा, कतई नहीं बताऊंगा, और वो यही कहेगा सर आंसर तो टिक कर दो, क्योंकि उसको आंसर रटना है, क्योंकि वो आंसर की फोटो खींचेगा। मैंने तो ये तक भी बता दिया, मैंने इतनी सारी जानकारी दे दी, लेकिन प्रॉब्लम हो गई उसको। क्या है ना साथियों, यहां पर आंसर था कि भाई ऑक्सीजन जो है वो 65% है, ठीक है। कार्बन जो है वो 18.5% है, हाइड्रोजन 9.5% है, नाइट्रोजन 3.5% है। इनको याद कर लेना। क्यों याद कर लेना? क्योंकि आपको यही चीजें जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछी जा सकती हैं कि इनको व्यवस्थित करिए, और व्यवस्थित करने में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है इन्हें व्यवस्थित कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक इंफॉर्मेशन और लेते चले जाइए। अगर किसी साथी को मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है किस चीज के लिए, एसएससी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लासेस एसएससी में दोपहर 2:30 से 3:30 बजे डिटेल में, डिटेल का मतलब होता है विद थ्योरी के साथ में मेरी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें पहले ज्योग्राफी खत्म कराऊंगा, पहले वर्ल्ड, फिर इंडिया, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस, फिर हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट खत्म कराऊंगा। अगर आपको चाहिए, आप रेलवे की तैयारी करके अगर ऊब चुके हैं और आपको लगता है कि आपको एसएससी की तैयारी भी कर लेनी चाहिए, तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। बड़ा फायदा होने वाला है, बड़े अच्छे से समझा रहा हूं। बहुत लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। कैसे लेना है? बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे रेलवे का लेते थे आप लोग। इसमें करना क्या होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके एसएससी एग्जाम का गोल सेलेक्ट करना है। एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां से आप लोगों को क्या निकालना है, वहां पर आपसे ऑप्शंस पूछे जाएंगे। क्या ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आपको कितने महीने का प्लान चाहिए, तो उन ऑप्शंस में आप लोगों को मिनिमम 6 मंथ का ऑप्शन लेना है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं वो भी बता देता हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि मेरा सिलेबस 6 महीने से पहले खत्म नहीं होगा, इवन ज्यादा ही लगेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये केवल उनके लिए है जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग यहां से दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। जिनको बेसिक से पढ़ना है वही जुड़े,
ज्ञाता लोग जो हैं वो तो पढ़ ही लेंगे खुद से, उनके लिए मेरी क्लासेस नहीं है। तो यहां पर आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 6000 वाला सेशन लेते हैं, अंकित 10 रेफरल कोड है। अंकित 10 यूज करते समय ध्यान ये रखना, कोई भी गैप मत देना, नंबर 1, और अंकित को कैपिटल्स में लिखना। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साल भर वाला जो है वो 5400 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है सर, आपके सामने। और अगर आपने 6 महीने का लिया तो ये आपको 4320 रुपए का पड़ जाएगा। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेलीग्राम पर मेरी फ्री क्लास जो आज शाम 6 बजे होने वाली है, उसका मैंने लिंक शेयर कर दिया है, जाकर के वहां जुड़ जाइए। मेरा टेलीग्राम है जीके बाई अंकित अवस्थी सर, उस पर आप जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने दिमाग को सुरक्षित रखें। थैंक यू।